स्टार्ट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिए होंगे आपको करने के लिए, है ना, मोनोटोनिसिटी के वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मोनोटोनिसिटी को आज खत्म भी कर देंगे, ना हो जाएगा। तीनों मैसेज बराबर ट्रैक पे आ चुके हैं वापस, तो आज जितना मैं कराऊंगा मतलब सब ऐसे जितना लास्ट और खत्म हो जाएगा। सिलेबस आई चुका है ना, तो मैं मोनोटोनिसिटी पहले चालू कर चुका हूं, तो मैं मोनोटोनिसिटी पहले खत्म करूंगा। भले वो टेस्ट में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, खत्म मैं पहले उसको ही करूंगा और चलो पहले फिर बता दें, और फिर उसके बाद में वो टेंजेंट नॉर्मल रेट का आगे की टॉपिक है वो बाद में पढ़ाऊंगा, और एक या दो क्लास में। चलिए तो बताइए क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको, पढ़ा बताइए। और लिखने में थोड़ी देर में, लेकिन मैं क्लास आगे खींच दूंगा, पढ़ना होगा। हाँ पहला क्वेश्चन fx इक्वल्स टू चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे f dash x and 1 plus x minus 2 plus x का स्क्वायर 2 plus x into 2 minus 2x into 1। तो ये कुछ इस प्रकार बना 1 plus x minus 4 upon x plus 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया। ध्यान दीजिएगा, x plus 1 x plus 2 का होल स्क्वायर, अब ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर 4x plus 4 कोई दिक्कत, माइनस 4x minus 4 दिया जाए। इसकी मदद से हमें 1 2 3 4 टर्म कैंसिल हो गई। अब ये 4 टर्म अगर कैंसिल हो गई तो f dash x हमारे पास x स्क्वायर अपॉन ये बनता है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, x का स्क्वायर तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, -1 पर ऑड पावर है नेगेटिव हो जाएगा, -2 पर ऑड पावर है तो नेगेटिव। ये देख इसके कौन है, अब देखिए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब अगर आप लिखते हो ये पॉजिटिव से इंक्रीजिंग और ये नेगेटिव में डिक्रीजिंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। कारण क्या है कि आप इसकी डोमेन को चेक करो, x plus 1 should be greater than 0, it implies x should be greater than -1। ये हमारे क्वेश्चन की डोमेन है, मतलब हम इससे नीचे तो चेक कर ही नहीं पाएंगे, तो -1 से ऊपर की बात करेंगे, सही बात। और जब -1 से ऊपर की ही बात करेंगे केवल, तो fx हमारा क्या फंक्शन हो जाएगा, कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इन -1 से इंफिनिटी। इसमें -1 इंक्लूड नहीं होगा, कारण क्या है, डोमेन में ही नहीं, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में -1 को इंक्लूड कर तो लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, कारण क्योंकि -1 खुद डोमेन में नहीं। समझ में आ गई बात? फटाफट समझिएगा।
अब इसका क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1 है और एक 0 है ना। 1 और 0 क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन मैं आपको ये फील करा देता हूँ कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आप नंबर लाइन पे मार्क करो उससे पहले उस क्वेश्चन की डोमेन जरूर चेक कर लिया। अननेसेसरी मार्क करोगे फटाफट जल्दबाजी में और फटाफट आप उसको देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आंसर मार्क करो। तो इस जगह आके आप जाया करो, जैसे डिफरेंशिएट करो तो क्वेश्चन की डोमेन पे पहले काम कर लिया करो, बात कर लिया करो कि डोमेन क्वेश्चन क्या है और इसकी डोमेन के अनुसार ln x should be positive and x should be greater than 1। क्वेश्चन की डोमेन हो गई x greater than 1। अब एक बात बताओ, बात ही खत्म हो गई क्वेश्चन की, आगे करना ही नहीं, क्योंकि अभी आपको मैंने क्रिटिकल पॉइंट क्या बोले थे, 0 and 1। तो 0 खुद डोमेन में नहीं, 1 खुद डोमेन में नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट कुछ आया ही नहीं। अब x अगर आपका 1 से बड़ा है तो ये वाला पोर्शन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमेशा पॉजिटिव। और ln x में लॉग की आपको कांसेप्ट क्लियर है कि जब नंबर और बेस लॉग का सेम फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब दोनों 1 से बड़े हो या दोनों 0 से 1 के बीच में हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। मतलब log x बेस a में x भी पॉजिटिव 1 से बड़ा और a भी 1 से बड़ा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आई। क्या है उसको किसी ने मतलब ही नहीं, बस पॉजिटिव आई। और अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है, a भी आपका 0 से 1 के बीच में है, तब भी log की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो इसको मैं अपनी क्लासेस में हमेशा ये बोलता हूँ, सेम फैमिली गिव्स द पॉजिटिव रिजल्ट, डिफरेंट फैमिली गिव्स द नेगेटिव रिजल्ट। मतलब x और a अलग-अलग बिलोंग कर रहा है, जैसे x 1 से बड़ा और a आपका 0 से 1, वैल्यू नेगेटिव है। अगर नंबर आपका 0 से 1 के बीच में है और बेस आपका 1 से बड़ा है, वैल्यू नेगेटिव है। तो अब बात आती है ये पॉजिटिव, ln x पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि बेस इसका क्या है e, और e वैल्यू जो है वो 2.7188 होती है और वो वैल्यू 1 से बड़ी है, और x हम खुद क्या कह रहे हैं 1 से बड़ा, तो ln x हमेशा पॉजिटिव देगा, x हमेशा पॉजिटिव दे ही रहा है, तो कुल मिला के f dash x is greater than 0 for all x belongs to 1 से infinity। अब 1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि डोमेन में है भी नहीं और यहाँ इक्वलिटी आप लगाओगे भी नहीं। सही बात, इसका मतलब इट इम्प्लाइज fx is strictly increasing function for all x belongs to open 1 से अब ये वेरिएबल की बात, वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या क्या है, क्या ये यहां पढ़े जाएगी इसमें। अच्छा तो यहां बनाओगे बैठ के, जैसा कि क्लास में पढ़ना थोड़ी है, ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। अब अगर मैंने इसमें लॉग लिया ln fx is equals to 1/x ln x, तो अब एक चीज और दिमाग में सेट कर लो, जब आप ln x लिख रहे हो इसका मतलब x कभी भी 0 और नेगेटिव तो होगा ही नहीं। और सर आपने ये बात तो लॉग लेने के बाद बोली, ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए। अगर आप सोचते तो क्या पता आप गलत हो जाते। तो याद करो डोमेन के टाइम पर मैंने एक वर्ड लिखा था कन्वेंशनल डोमेन, अगर याद हो तो। कन्वेंशनल डोमेन नहीं है तो वापस रिकॉल करा देता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। fx की पावर gs की डोमेन निकालनी हो, नीचे भी वेरिएबल हो ऊपर भी पावर वेरिएबल हो, तो जो बेस है fx that should be always positive and gx belongs to all real values, तभी वो फंक्शन डिफाइन होता है। और जब ये सिचुएशन होती है तभी आप दोनों तरफ क्या ले पाते हो, लॉग ले पाते हो। समझ में आ गई बात? तो आपने ये लॉग लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करते हो तो f dash x is equals to x की पावर 1/x 1/x square minus ln x upon x square, ठीक है।
1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, मैंने पहले ln x का कर दिया और ln x को बाहर रख के मैंने 1 by x का कर दिया, तो माइनस में 1 by x स्क्वायर। अब देखो इसका क्रिटिकल क्या होगा, एक तो 0 और एक e, क्या होगा e। l1 माइनस ln x को 0 करोगे तो ln x कितना हो गया 1। ln x 1 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या रखोगे आप, e रखोगे। ln x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, e। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, e और यहां से। लेकिन सर 0 तो भाई डोमेन, डोमेन में क्या है, अच्छा पॉजिटिव है ना, तो हमने रखा 0 और e, रख दिया क्रिटिकल पॉइंट। अब एक बात बताइए, e से बड़ी वैल्यू रखने पर f डैश x क्या दे रहा है, नेगेटिव। अगर नहीं पता चल रहा तो सबसे बढ़िया तरीका है e स्क्वायर रखो, e से बड़ा ही होगा, और e स्क्वायर रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 नेगेटिव। मानते हो इस बात को? तो 100% e से कोई भी बड़ी वैल्यू रखी आपने, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और e से छोटी वैल्यू रखी पॉजिटिव हो जाएगा, और डोमेन हमारी 0 से ऊपर ही है। इसका मतलब fx is strictly increasing in 0 से, और एंड हमेशा उन्हीं पे डिपेंड होगा जो रियल वैल्यू होगी, और नीचे वाला बेस हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो ये तो वो तो बड़ी बात है। चलिए नोट कर लीजिए दोनों पार्ट। अगर तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, sin x माइनस bx प्लस c को हमें बताना है कि b की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो कि ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग बन जाए। तो डिक्रीजिंग बने या इंक्रीजिंग बने करना तो हमारे को डिफरेंशिएट नहीं है, cos x माइनस b। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, cos x माइनस b, अगर b की वैल्यू आपने सॉरी cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और cos x की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। अब अगर आपने यहाँ पे b की वैल्यू ये -1 रखा और यहाँ पे आपने -1 कर दिया, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। -1 से 1 तक ये वैल्यू हमेशा क्या देता रहता है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, है ना भाई। मैं b की वैल्यू क्या रखा, चलो b की वैल्यू 0 रखते हैं, सबसे पहले 0 रखा, ये नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। 1 रखते हो तो cos x की मैक्सिमम
मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तब जाके वो 0 हो रहा होगा, बाकी पूरे इंटरवल में तो वो नेगेटिव हो रहा होगा। और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव तो चाहिए, ओके नेगेटिव चाहिए ना, सही 1 रखा नेगेटिव ही देगा। अब मैंने यहाँ पे -1 रखा, क्या रखा -1, तो cos x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1 से ये मिल गया आपको +1, की वैल्यू -1 होगी तो आपको क्या मिल गया +1। तो आपको इसने हमेशा वैल्यू क्या दिया, पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू क्या दिया, पॉजिटिव, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 आती और वो रखने पर cos x की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 आने पर f' 0 हो रहा है। जैसे ही -1 से वैल्यू बढ़ेगी और 1 तक जाएगी, वो 1 उसमें जब जुड़ेगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी तो ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होगा, और हमें क्या चाहिए, डिक्रीजिंग। ये तो कंसेप्चुअली में फील करा। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं कि यदि मैंने cos x की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू उस एक्सप्रेशन को, सॉरी मैक्सिमम डिक्रीजिंग थी ना, तो आप मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 1, और उस पर आपने एक्सप्रेशन को क्या कर दिया 0, उसके ऊपर की सारी वैल्यू ले लो, वो हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग ही रहेगा। मतलब cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1, आप ऐसे देख सकते हो ना, डिक्रीजिंग थी ना, तो यहाँ पर ये याद रखो, और cos x की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, अगर मैंने वैल्यू b की वैल्यू 1 रख दी तब तो वो 0 हो जाएगा, और 1 के ऊपर कोई भी वैल्यू रखता जाऊंगा वो वैल्यू हमेशा क्या होती जाएगी, ये बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू cos x, ये बोल रहा है ना। तो b को अगर मैंने cos x से बड़ा ही कर दिया हमेशा के लिए तो इनइक्वालिटी बन जाएगी, और बराबर कर दिया तो बराबर में हमेशा वही करूंगा जहां पे ये इक्वलिटी बोल्ड कर रहा है, और इसकी इक्वलिटी बोल्ड किस पे करेगी 1 पे, क्योंकि वही तो मैक्स अपन को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 से लेके इंफिनिटी। क्लियर? अब इस पे इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसमें जो मैं मैनिपुलेट करूंगा चीजों को उसको सुनना। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इस डिफरेंशिएशन को देख, अच्छा पहले तो आप ये बताओ कि इसकी डोमेन क्या है, क्योंकि f(x) एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो f(x) हमेशा नेगेटिव दे रहा है, इट इंप्लाइज कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इन R या डोमेन, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब अगर ये डिक्रीजिंग है तो सिचुएशन अगर आपको देखी जाए तो ये दे रखी है कि अगर आपने x की जगह f(x) लिखा तो यहाँ 1 - f(x) - f(x) का क्यूब, यही तो है, x की जगह f(x) मतलब यही आएगा। अब 1 - f(x) - f(x) का क्यूब शुड बी ग्रेटर देन f of 1 - 5, ये क्वेश्चन दे दिया, अरे यस या नो, और अच्छा एक काम करना, इसको क्वेश्चन में हमें ये दिया, क्वेश्चन में ये दिया, बेस भाई ये दिया था, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया तो ये हो गया। अब दोनों तरफ f of fx और उधर f of 1 - 5x, तो मैं बाहर वाले को f को हटाने के लिए क्या करूंगा, इनइक्वालिटी रिवर्स। कारण क्या बना, डिक्रीजिंग फंक्शन की वजह से, और fx क्या है हमारा 1 - x - x क्यूब 1 - 5x, ये गया, ये उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, सबको उधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा -2 0, सही बात, और हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव वाला, तो हमारा आंसर तो ये है। पहले इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे बताओ।
ये दिया क्यों है? fx दिया इसीलिए कि हमने f'(x) करके ये निकाला कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। पूरे डोमेन में फंक्शन मत मान, इधर देख, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है, तो हमने इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया। और अगर ये f'(x) हमेशा पॉजिटिव होता तो हम इनइक्वालिटी सेम रख के चलते। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, ये तो हो गया, ये जो दिया था मैंने वो। आपको कोई fx दिया होगा, मैंने आपको क्वेश्चन में कोई fx गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा ना fx ये वाला, वैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया उसमें आपको मैंने fx दे दिया, उसका आपने f'(x) निकाला। f'(x) निकाल के आपके पास उस समय क्यूबिक इक्वेशन के वहां पे रूट्स मिले, आपको क्रिटिकल पॉइंट मार्क किया 3 और 5, और 3 और 5 में आपने ये करा कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या हुआ, सिचुएशन क्या बनी कि -∞ से 3 तक ग्राफ इंक्रीजिंग है, 5 से ∞ तक भी ग्राफ इंक्रीजिंग है, और 3 से 5 के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग है। बात समझ आ गई है? अब जो काम यहाँ ये पूरी डोमेन में डिक्रीजिंग कह रहा है, लेकिन अब की बात पूरी डोमेन में ना कहकर दो टुकड़ों में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता रहा है। ये कंडीशन सेम रहेगी, ये कंडीशन सेम रहेगी। अब मैं यदि इनइक्वालिटी रिवर्स कर दूंगा, सुनना ध्यान से इस बात को, यदि मैं इनइक्वालिटी रिवर्स कर दूंगा मतलब मैं fx को क्या मान के चल रहा हूँ? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मान के चल रहा हूँ। इनइक्वालिटी रिवर्स करने पर मेरे पास आंसर ये आ गया। अरे आया ना? कोई डाउट यहाँ तक? अब मेरे पास आंसर ये आया तो मेरा आंसर ये नहीं होगा। अब मेरा आंसर क्या होगा? मेरे को इसके साथ उस सॉल्यूशन का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। क्योंकि हम इनइक्वालिटी को रिवर्स जो कर रहे हैं वो हम डिक्रीजिंग मान के कर रहे हैं, और डिक्रीजिंग इंटरवल तो केवल और केवल कहां से कहां तक है? 3 से 5। तो जो काम हमने किया वो डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए ही कर पाएंगे अपन। तो हम आंसर जब लेंगे तो उस समय ये पूरा ना आंसर आके केवल यही और इसके साथ इंटरसेक्शन केवल और केवल यही बना है। तो आंसर भी यही हो गया। बात समझ में आई? कोई डाउट? अगर मैंने इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करी होती और पूरा सॉल्व किया होगा, ठीक है, तो मतलब मैं fx को क्या मान के चल रहा हूँ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मान के चल रहा हूँ, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में वापस मान लो ये इंटरवल आया, तो आपका आंसर अभी भी ये नहीं बना, क्योंकि आपको इसके साथ क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। अब -2 से 0 क्या -∞ में आता है? बिल्कुल आता है। ये तो बहुत बड़ा सेट है, 3 तक जा रहा हूं, तो इसके आंसर में हमारे पास -2 से 0 तो आएगा यूनियन। सर 2 से इंफिनिटी नहीं आ पाएगा, कहां से आएगा? 5 से इंफिनिटी। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन हाँ हाँ, ये तो मैंने वो समझा नहीं। हाँ अरे भाई, इसमें तो पूरी डोमेन में डिक्रीजिंग था, तो हमने कुछ कमेंट ही नहीं करा। हमने डिक्रीजिंग था f'(x) को रिमूव मतलब fx के इक्वलिटी रिवर्स कर दिया, आंसर निकाला, ठीक आंसर हमने कह दिया। लेकिन अब तो ये चेंज हो गया ना, कहीं इंक्रीजिंग कहीं डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हमें ना उसका आंसर उसके अनुसार उसका इंटरसेक्शन लेना होगा। और कोई डाउट? पूछो किसी को डाउट? इसमें बेटा किस वाले में बोल रहे हो? मेरी इंटरसेक्शन लेने के बाद कौन से वाले में? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग में 5 से हाँ 2 से 3। अच्छा -0 2 से इंफिनिटी तक ये आंसर आ रहा है, 2 से 3 होगा। हाँ 2 से 3 बिल्कुल नहीं।
तो हमारे कॉमन इंटरवल में तुम हाँ तो हमारे कॉमन इंटरवल में आ रहा है नहीं, लेकिन इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा तो ओपन नहीं रखना। मतलब ये मैंने मतलब रैंडम एग्जांपल लिया, क्वेश्चन किसी और का ऑप्शन किसी और से मैच करा रहा हूं तो चीजें बैलेंस नहीं हो रही होगी, लेकिन जो कंसेप्ट समझने वाली बात थी कि हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं और इंक्रीजिंग कर रहे हैं, उस समय हम हमारे मेजर क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे कि इंक्रीजिंग मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स करा तो हमने एवरेज एक्स पॉजिटिव लिया हो, क्लियर लिख लो बराबर किया। अब देखिए इधर एवरेज एक्स 2e 2x a plus 1ex plus कॉमन लिया हमने 2e की पावर x, ये बनेगा। अब देखो एवरेज एक्स क्वेश्चन पर क्या कमेंट करवाना चाह रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि fx क्या लिखा हुआ है स्टेबली इंक्रीजिंग, मतलब एवरेज एक्स पर क्या कमेंट करोगे पॉजिटिव। अब देखो ये पोर्शन पॉजिटिव होगा, ये पोर्शन पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, AMTM की मदद से इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिली। अब इसको तो पॉजिटिव होना ही है, ये मिनिमम 2 देगा, अगर ये भी 2 हो गया तो बात बढ़िया हो जाएगी, 0 हो जाएगा। लेकिन ये 2 से तो बड़ा हो ही सकता है, और ये अगर 2 ही रहेगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर ये 2 है और ये मान लो 2 से बड़ी वैल्यू रख दी तो किसी समय नेगेटिव किसी समय पॉजिटिव, किसी समय नेगेटिव किसी समय पॉजिटिव, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात नहीं रखेगा, ये नॉन मोनोटोनिक में चला जाएगा। तो बात ही खत्म, हम इससे ऊपर तो 2 से ऊपर रख नहीं पाएंगे, हम इसको 2 से नीचे कोई वैल्यू रखा 1 0 -1 -2 तो कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। अगर ये -1 लगा तो बाहर का नेगेटिव इसको क्या बना देगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये तो है ही पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव। तो इससे ये तो पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी है, पॉजिटिव में जाते तो इसकी मिनिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कवर कर जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हमने ये कहा कि a + 1/2 को मैक्सिमम कितना रख सकते हो आप 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -∞ से क्वाड्रेटिक से गड़बड़ आ रहा होगा आपका, मैं उसका रीजन बताता हूं। आप वहां पे जो भी करते हो वो x की सारी रियल वैल्यू के लिए करते हो, और अगर आपने e की पावर x को t मान के सॉल्व किया होगा तो आपने तो x की केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही कमेंट किया, कि e की पावर x तो नेगेटिव कभी देगा ही। आपने e की पावर x को t माना होगा, फिर क्वाड्रेटिक लगाया होगा, आपने जो भी सॉल्व किया होगा वो हमेशा आपने पॉजिटिव मान के सॉल्व किया होगा, मतलब रियल मान, और e की पावर x का नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, इस वजह से आपकी क्वाड्रेटिक का आंसर गलत है। अब ध्यान से सुनना, gx should be increasing क्वेश्चन ने कहा है, और एक चीज और इसको लिखा है, इसका कमेंट बता दो।
बेटा देखो f dash x is f double dash x is always positive, इसका मतलब क्या हुआ f dash x is strictly increasing, क्योंकि अगर f dash x पॉजिटिव आता है तो हम fx पे कमेंट करते हैं, f डबल डैश पे अगर कंडीशन आ रही है तो हम किस पर कमेंट करेंगे f dash x। समझ में आ गई बात? अब देखो हमें क्वेश्चन के अनुसार g dash x को पॉजिटिव या जीरो बनाना है, ये तो क्वेश्चन चाहता है, इंक्रीजिंग करवाना चाहता है। अब ये दो फैक्टर है, एक फैक्टर तो 2x और एक फैक्टर ये वाला, दो फैक्टर है। अब ध्यान से देखो केस 1 x should be greater than equal to 0 और केस 2 कौन सा होगा, अभी पहले केस 1 करूंगा। अब देखो मैंने पहले केस में x को 0 या 0 से बढ़ा दिया, तो ये 2x हमेशा पॉजिटिव या 0 हो जाएगा, तो इस वाले फैक्टर को क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव या 0। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए हमारे को, पॉजिटिव या 0। तो अब मैं ये कह रहा हूं इट इंप्लाइज कि f dash x square by 2 को 100% f dash 6 minus x square से बड़ा होना पड़ेगा, या तो बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा तो बड़ा तो होगा ही होगा। अब हम इससे f dash x पर क्या कमेंट कर चुके हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या हम अंदर वाला जो मटेरियल लिख रखा है उसको एज इट इज बाहर भी लिखते हैं वापस से, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, कारण f dash x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गई बात? अब यहां से x स्क्वायर मिल रहा है हमें 4 से बड़ा, तो हमने -2 और 2 से बड़ा -2 से छोटा, ये बनेगा आंसर -2 और 2 से इनफिनिटी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, कारण हमने केस को क्या कंसीडर किया हुआ है 0 या 0 से बढ़ा, तो इस केस के साथ कॉमन सॉल्यूशन क्या है 2 से इनफिनिटी। समझ में आ गई बात? अरे बेटा क्या हो ध्यान दो इधर, केस सेकंड f dash x is less than equal to 0, उसको नेगेटिव करा तो इसको नेगेटिव करा मैंने, मतलब इस पार्ट को नेगेटिव करा तो अंदर वाले को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तो मैंने इनइक्वालिटी मूव इधर की तरफ कर दिया कि जब ये बड़ा होगा इससे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, मतलब ये बड़ा हो इससे तो नेगेटिव हो जाएगा, या बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमने दोनों केस कंसीडर कर दिए। अब x² 2 लेस देन ये हो गया 4 हो गया, x की वैल्यू -2 से 2, या फिर इसको नंबर लाइन पे बनाओ सही रहेगा। -2 से 2 सही बात, लेकिन केस तो हमें केवल और केवल 0 तक ही लेना था, तो यहाँ से क्या मिला -2 से 0, देयरफॉर आंसर क्या हो गया -2 से 0 यूनियन 2 से क्लियर और ग्राफ पूछ दीजिए।
इसका एलसीएम ले लो। अब देखो इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिया आपको, ध्यान से देखो। 0 से इंफिनिटी दो बार उसने उस पे करी और तीसरा और चौथा ऑप्शन में पाई बाय ई पे इसने ब्रेक पॉइंट डाला। अब देखो एक चीज आप मुझे बताओ, खुद आप समझते हो, लिख लेना बात में, सुनो पहले। आप 0 से पाई बाय ई में इंक्रीजिंग बोल रहे हो और पाई बाय ई से इंफिनिटी में क्या बोल रहे हो, डिक्रीजिंग। इसका मतलब आपके अनुसार पाई बाय ई पर क्या होगा, या तो 0 या नॉट डिफाइंड। आप बात को सुनिएगा, जैसे हाँ देखो इसके आगे वाले क्वेश्चन में पूरी डोमेन में ये इंक्रीजिंग था, कहीं ब्रेक पॉइंट आए। अब इस वाले क्वेश्चन ये समझना, ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। 0 से ई में कभी इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज हुआ। हमने यहाँ पर 0 से ई और ई से इंफिनिटी लिख दिया यहाँ पर। मतलब ई पर या तो f डैश x 0 हो रहा था या ई पर f डैश x नॉट डिफाइंड हो गया। सही बात है। इसका मतलब पाई ई पे इसीलिए तो ये ब्रेक हुआ कि इंक्रीज और डिक्रीज। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ जो मैंने लिखा। ऑप्शन सी और डी को चेक करना है हमें पहले। इसका मतलब वो 0 से पाई बाय ई में कुछ एक बात कर रहा है और पाई बाय ई से इंफिनिटी में कोई दूसरी बात कर रहा है। मतलब इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज यही बात कर रहा है। इसका मतलब 100% पाई बाय ई पर ग्राफ या तो f डैश x फंक्शन f डैश x 0 दे रहा होगा या f डैश x नॉट डिफाइंड हो रहा होगा। सही बात। पाई बाय ई पे ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर है तो ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव, और पाई बाय ई पे ये वैल्यू कभी भी 0 भी नहीं। तो डिनोमिनेटर तो कभी 0 हुआ नहीं हुआ ना पाई बाय ई पे, तो नॉट डिफाइंड वाला केस तो गया। क्या पता है f डैश x न्यूमरेटर 0 कर रहा हो, तो एक बात बताओ, यहाँ पाई बाय ई यहाँ पाई बाय ई रखोगे तो क्या कभी ये नेगेटिव कभी 0 हो पाएगा ना, कभी 0 होगा ही नहीं। और होगा भी तो क्या होगा, क्या वैल्यू दे सकता है, नेगेटिव देगा। सुनो कैसे, ई और पाई में बड़ा कौन सा, पाई। नेचुरल लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ln e की वैल्यू बड़ी होगी, ln पाई की वैल्यू बड़ी होगी। ln पाई दोनों में जो भी जोड़ना है, कॉल सेम क्वांटिटी जोड़ना है, तो ln पाई प्लस एक बड़ा होगा या ln e प्लस x, पाई प्लस x। ln पाई प्लस x वैसे ही ln e प्लस x से बड़ा था ही, और मल्टीप्लाई और किससे कर दिया मैंने उसको, पाई से, तो और उसको किससे मल्टीप्लाई किया था, e से। इसका मतलब आप कुछ भी कर लो, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। 0 तो कभी आएगी, तो पाई बाय ई कभी भी न्यूमरेटर को भी 0 नहीं बना। कोई डाउट? अब 0 से इंफिनिटी के दो ऑप्शन बचे, तो 0 से इंफिनिटी आप कुछ भी लो, ये पोर्शन हमेशा आपको क्या दे रहा है, नेगेटिव। इस पे आ जाओ, सेम सिचुएशन बोलो, x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है, लेकिन ये आपको हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी। तो ओवरऑल न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। f dash x is less than 0, therefore fx is strictly decreasing in x belongs to 0 से प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट लिखें, स्टेशनरी क्वांटिटी।
a point where f dash x is equals to 0, a point where f dash x is equals to 0. अब देखो f dash x 0 और नॉन डिफाइंड कुछ भी हो वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, लेकिन उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट में कुछ क्रिटिकल पॉइंट ऐसे भी छिपे हैं जो स्टेशनरी पॉइंट भी कहला सकते हैं, और वो पॉइंट कहलाएंगे जब केवल और केवल f dash x क्या होगा 0। दूसरा लिखें आप point of inflection, ठीक है। A point where definition लिखे, a point where the graph of the function is continuous, बाहर लिखना, a point where the graph of the function is continuous and has a tangent and where the concavity changes, continuous and has a tangent and where the concavity changes। दूसरा उसमें 3 पॉइंट लिखे स्टार बना के, पहला पॉइंट लिखे स्टार में a point of inflection आएगा d2y over dx square equal to 0। point of inflection, a point of inflection either d2y over dx square equal to 0 or does not exist। either second derivative d2y over dx square is equals to 0 or does not exist, and it should change its sign, next second one, at point of inflection curve always have a tangent, at that point। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट at that point। next, a function can't have, more important point, a function can't have point of inflection, at extrema, extrema, ब्रैकेट में लिखना, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा at the same point। A function can't have point of inflection and extrema, local maxima, local minima at the same point। उसी चेन से तेरा गले को उठाए, तेरा प्लेट की बात मसा कर इधर, और
टेंशन हो रही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तेरे को बड़ी टेंशन हो रही है। मैं रुक जाता हूँ, पहले कुछ बता देता हूँ, उसको पढ़ाई नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब सुनो, 4 एग्जाम्पल मैं लूंगा। 4 एग्जाम्पल में आपको ये चारों पांचों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिए, जब f डैश x 0 करा या नॉट डिफाइन करा, आपने हमेशा उसको क्रिटिकल पॉइंट मान लिया। लेकिन डबल डेरिवेटिव को 0 कर रहे हो या डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो ये गारंटी नहीं है कि वो सारे पॉइंट हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आए। उन पॉइंट्स में से मे बी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो या एक्सट्रीमा हो। एक्सट्रीमा बोले तो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है उस पर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा नहीं आता है, और जहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ जाता है वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आता। समझ में आ गई बात? अब मैं इसको पूरा एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला लिया fx = x की पावर 4, दूसरा लिया fx = x³, तीसरा लिया fx = x की पावर 1/, और चौथा ले लेते हैं ठीक है। अब देखिए, आपने इसको f' को 0 करा, f' निकाला 4x³ मतलब ये मैं पढ़ा चुका हूँ कर्ल स्केचिंग में, आपको सब कुछ पता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा f' मतलब यहाँ डिक्रीजिंग और यहाँ पर इंक्रीजिंग। f" 0 करा 6x² आया, इट इंप्लाइज x = 0 पॉइंट आया, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा है 0, और ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटा के मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये क्रिटिकल पॉइंट है। इसका पॉइंट कहाँ है जहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 होगा? जीरो के आगे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखोगे हमेशा पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। पहली लाइन में लिखा शुड चेंज इट्स साइन, वो चेंज नहीं कर रहा। तो पहले क्लियर हो गया, f" 0 होने के बावजूद भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसने एक डेफिनेशन तो रॉन्ग कर दी। कौन सी वाली? चेंज इट्स साइन। उसका क्या बोले? नहीं, नंबर लाइन ग्राफ में तो कॉन्केविटी चेंज करेगा, ग्राफ में साइन चेंज की कोई बात नहीं होती है, ग्राफ में कॉन्केविटी चेंज की बात होती है। बताऊंगा ये साइन तो केवल नंबर लाइन पर बात होती है, ठीक है। अब जब भी डबल डेरिवेटिव, अभी आप जो लिखा है उसके लास्ट में एक और लिखूंगा मैं कि d2y/dx² को कमेंट करना है अपने को, बोलिए तो बोलिए आप कि d2y/dx² यदि पॉजिटिव हुआ तो कॉन्केविटी कैसी हो जाएगी? अपवर्ड्स। और d2y/dx² less than 0 हुआ तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। अब ये ऑलरेडी मैं कर्व स्केचिंग में लिखवा चुका हूं फंक्शन वाले चलो। अब देखो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा लेकिन कॉन्केविटी कैसी रहेगी? अपवर्ड्स, इधर भी और इधर भी। तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, कॉन्केविटी अपवर्ड रहेगी। ये ग्राफ है, अरे आया और 0 के बाद ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो 0 पॉइंट आया उसके इर्द गिर्द
कोई कॉन्केविटी चेंज हुई क्या? इधर भी मुंह ऊपर की तरफ है, इधर भी मुंह ऊपर की तरफ है। तो ग्राफ में देखोगे तो कॉन्केविटी से फील करोगे और नंबर लाइन में देखोगे तो आप साइन से डिफाइन करोगे। क्लियर है? तो x equals to 0 is not a point of inflection as it is local minimum. सर मिनिमा कैसे? मिनिमा कैसे? ग्राफ नीचे गिर के ऊपर जा रहा है तो वो एवरेज एक्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा देके जाता है और पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा देकर आता है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं। इस कभी भी ये मत रख लेना कि डबल डेरिवेटिव सर 0 था इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। इट शुड बी केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वो पॉइंट पर वो ग्राफ मैक्सिमम मिनिमा ना देगा। मतलब वो तभी चेंज हो जाता है। मैं आपको हिंट भी देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट एवरेज से 0 और डबल डेज 0 अगर सेम पॉइंट पे 0 हो रहे हैं तो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप चेक जरूर करें। 0 है नॉट डिफाइंड, जहां एवरेज सेट हो रहा है वहां पर डबल डैश भी अगर सेम वैल्यू पे हो रहा है तो आप कॉन्केविटी पर ध्यान दे लेना कि साइन चेंज हो रहा होगा तो ठीक, नहीं तो मिनिमा या मैक्सिमा हो ही जाएगा। क्लियर है पूरा? कोई डाउट? एवरेज अब इस पर एवरेज सेट क्या है? ऑलवेज इंक्रीजिंग। आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ऑलवेज इंक्रीजिंग। सही बात। उसके बाद डबल डैश। मैं अभी इसको लिखने के बाद पूरे क्लास में राउंड होगा, जिन ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा उनके 10-10 पेज पार होगा। ध्यान 6x f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 6x। अब इसका डबल डैश 0 होने का मतलब क्या होगा? वो पॉइंट है एक क्रिटिकल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन होगा या नहीं होगा तो चेक करेंगे। हमने इसको 0 करा, पॉइंट आया 0, 0 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, 0 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव। 100% ये तय कर दिया कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्लियर है पूरा? अब इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको आता है x की ऊपर 0 पे 0, 0 से ऊपर में कॉन्केविटी ऊपर जाती है और 0 से नीचे में कॉन्केविटी नीचे जाती है। और एक पॉइंट और लिखा आपने कि तो तभी तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। मैक्सिमम देना दे ही रहा है टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब है कि वो 0 पे बना भी क्या रहा है? टेंजेंट ही बना रहा है। आपको ये नहीं दिखना चाहिए क्रॉस हो रहा है, आपके अनुसार ये क्रॉस हो रहा है, बट इसका ग्राफ जो बनता है डेसिमल्स पे आप देखोगे तो यूं करके यूं जाता है। तो एक तरीके से अच्छा मैंने आपको कहा fx x 0 पे स्लोप बताओ कितनी है, तो क्या करोगे? एवरेज x निकालोगे, है ना? एवरेज x निकालोगे तो कितना आएगा? 0 पे 0। तो स्लोप की इक्वेशन क्या होती है? y minus y1 equals to mx minus x1। स्लोप की वैल्यू कितनी? 0। तो ये पूरा क्या हो गया? 0। y1 हमारा 0 है ही है क्योंकि पॉइंट 0 को मत 0 है, तो y equals to 0 ही टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। और ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? y equal to 0। और ये लाइन कौन सी है? x equals to 0। तो y equals to 0 एक तरीके से इस पॉइंट कर्व पे इसी पॉइंट पर क्या बन गई? टेंजेंट। उसके बाद at therefore x equals to 0 is a point of inflection। सही बात। अब आइए उस पे डबल डैश x 1/3 x की पावर 2/2। अब ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कारण समझो इधर x की वैल्यू कुछ भी रखो आप, 1/3 किया तो ऑड या पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन करेंगे हम लास्ट में स्क्वायर तो वैल्यू क्या बना देगा? पॉजिटिव। इसके लिए इंक्रीजिंग ग्राफ डबल डैश x किया -2/9 x की पावर 5/3।
तो अब की बार f डबल डैश 0 कहीं नहीं होगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 तो हो ही रहा है, मॉडिफाइड तो हो ही रहा है। 0 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो हमेशा नेगेटिव और ये हमेशा, कारण अब ये ऑड पावर है, पॉजिटिव वैल्यू पे ऑड पावर पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन ऊपर नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। कैसे बनाया मैंने फटाफट से, ये बनाया था सर आपने, ये उसका इनवर्स फंक्शन ही लिखा है, तो y = x बनाओगे तो उसी के ऊपर मिरर इमेज बना दोगे आप। इसीलिए ये एग्जांपल और ये एग्जांपल दोनों सामने लिखे कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो मैं y = x की लाइन बनाऊंगा तो 100% एक ऊपर कटेगा और एक नीचे कटेगा। मैंने इसको ऐसे ही करा, तो मैंने कोई कॉन्केविटी में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मेरे को ये नॉलेज था कि हाँ यहाँ से यहाँ चला जाए। अब एक चीज और, कॉन्केविटी डाउनवर्ड इधर कॉन्केविटी अपवर्ड, सही बात है। मतलब ये 0 जो पॉइंट है x = 0 इज कॉल्ड इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना तो टेंजेंट भी आनी चाहिए, क्या है बेटा, ये x = 0 है ना, वो टेंजेंट, और कौन सी टेंजेंट है ये, स्पेशल नाम है इसका, वर्टिकल टेंजेंट। और वर्टिकल टेंजेंट क्यों है, f' नॉट डिफाइंड हो रहा है, f' किसको टेंड कर रहा है, और मैंने वहां पे भी लिखवाया था f' अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करती है तो वो उस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट बना देता है, जिसकी वजह से फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ ग्राफ, सारी बातें ग्राफ में कर, ये बने -1 और 1, therefore x = 1 और -1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। -1 से पहले ग्राफ मुंह ऊपर की तरफ बोल रहा है, -1 से 1 के बीच में मुंह ग्राफ नीचे की तरफ बोल रहा है, और 1 के बाद ग्राफ मुंह ऊपर की तरफ। इसी को आ रहा होगा सर मैक्सिमम मिनिमम, मुझे पता था आएगा ही, वो तो अगर सुनोगे तो आना ही था वो तो, क्योंकि मैंने लिखवा दिया इस लाइन को। बेटा मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वो हमेशा अपने क्रिटिकल पॉइंट पर ही आता है, और क्रिटिकल पॉइंट मतलब बोले तो f' 0, और बोले तो इसका f' करेंगे तो 2x आएगा, तो ना 1 आ सकता ना -1 आएगा, पॉइंट क्या आएगा, x = 0। तो 0 पर ये लोकल मैक्सिमा दे देगा, बाकी कोई और पॉइंट है ही नहीं जहां पर ये मैक्सिमा या मिनिमा दे। आप ये और ये दोनों वैल्यू ना फंक्शन के मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात नहीं कर पाएंगे, वो अभी हम लोग इतना डिटेल में जाने ही नहीं है, क्योंकि आपके मोनोलॉजी के आखिरी चैप्टर का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमम, तो उसमें मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं को सिर्फ इतना सा आपको बताना था कि भैया कुछ भी हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी भी डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव को 0 करके कह मत देना, उस पर ये चेक कर लेना कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर साइन चेंज हो रहा है, टेंजेंट तो बनेगी फिर तो, लेकिन साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब तब जाके वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्लियर, जल्दी से स्लोप कितना है 0, f' is here 0 लिखा तो 0, तो y - 0 = 0, y = क्या है 0। तो ये जो लाइन है वो कौन सी y = 0 के ये लाइन कौन सी